आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में आज से शुरू कर रहा हूं भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक होगा, लेकिन इसको मैं 4-5 वीडियो में करके अपलोड करूंगा ताकि आप लोग को आसानी रहे और चीजों को समझ में आए। एक बात और कहना चाहूंगा कि आप भारतीय जलवायु पढ़ने से पहले आप जो पहले के जो भी वीडियो हैं उसको जरूर देखें ताकि आपको एक सीरियल वाइज आप चीजों को समझ सकें। एक एक वीडियो करके और देखते जाएं और उसका नोट्स जरूर तैयार करें, तभी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। चाहे वो यूपीएससी के लिए हो, पीसीएस के लिए हो या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हो, आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसका नोट्स जरूर बनाएं, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो देखते हैं, हमारे जो भी वीडियो है देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तक प्रत्येक वीडियो पहुंच सके। इतना है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अगर बेहतर लगता है, अगर लगता है कि आपके दोस्तों में, आपके आसपास जो भी हैं उनको इससे फायदा मिल सकता है, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मैं पढ़ते रहता हूं। जब भी समय मिलता है आप लोगों का कमेंट पढ़ता हूं, अच्छा लगता है, मनोबल बना रहता है और ऐसी जिज्ञासा होती है कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों तक वीडियो जो भी समय हमको मिल रहा है आप लोगों के लिए उस समय को दूं ताकि आप लोगों तक प्रत्येक चीजों की जो जानकारी है वो पहुंच सके। इसलिए कमेंट जरूर करें, जो भी चीजें हैं आप बताएं। दोस्तों, आज जो हम लोग इंडियन भारतीय जलवायु जो पढ़ रहे हैं, इंडियन क्लाइमेट के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें इसको आज हम लोग एक जानकारी हासिल करेंगे। भारतीय जलवायु से रिलेटेड जो बेसिक जानकारियां हैं उसको पहले समझेंगे और उसके बाद एक एक करके प्रत्येक चीजों के बारे में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पहले स्टार्टिंग करते हैं भारतीय जलवायु से। आप सभी हेडिंग डालिए भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु, देखिए कोई भी अगर जलवायु की अगर बात आती है तो जलवायु मुख्य रूप से अगर देखें तो यह वायुमंडल की नमी एवं ताप पर निर्भर करता है। जलवायु मुख्य रूप से वायुमंडल की नमी एवं ताप पर निर्भर करता है। नोट करते जाइए, कोई भी जलवायु है तो वायुमंडल की नमी और ताप पर निर्भर करता है। आप सपोज अगर इंडिया में आप देखते हैं तो इंडिया में जो ताप की बात है कि जो यहाँ का तापमान, यहाँ पर सूर्य की अवस्थिति, यहाँ वायुमंडल में जो नमी है उसकी क्या स्थिति है, ये चीजें। और आप यूरोप में चले जाइए, यूरोप में क्या स्थिति है, वहां के वायुमंडल में नमी की क्या स्थिति है, ताप की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु। जलवायु निर्भर करता है इन सारी चीजों पर, यानी वायुमंडल की नमी एवं ताप पर किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु निर्भर करता है। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आप जो भी चीजें आप ये करेंगे, जो भी चीजें आप बनाएंगे, उसमें से आप एक काम कीजिएगा कि जो मैं चीजों को पढ़ा रहा हूं उसको आप जितना बेहतर कल्पना कर सकते हैं। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना बेहतर कल्पना कर सकते हैं, जितना बेहतर आप अनुभव कर सकते हैं, उतना ही बेहतर चीजों को समझ सकते हैं। चीजों को अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें खुद को इन्वॉल्व कर दीजिए, तभी आप बेहतर समझ सकते हैं। और ज्योग्राफी कल्पना करने वाला विषय ही है, इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसको कल्पना कीजिए, उसको अनुभव कीजिए, तब आप चीजों को बेहतर समझ सकते हैं। केवल रट्टा मारने से, केवल रटने से काम नहीं होगा। हम लोग को, जब आप लोग जैसे बुक भी पढ़ते हैं, बुक से बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हैं,
तो बुक में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप लोग देखते हैं। कुछ बुक हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं चलता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, चीजें समझ में नहीं आ पाती हैं। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अपना बेस्ट दूं, ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों के प्रति एक समझ आप लोग की विकसित हो सके, चीजों को आप बेहतर ढंग से समझ सके। इसलिए चीजों को आप जितना, जो भी तथ्य हैं, जो भी चीजें हैं, उसको कल्पना कीजिए और उसको जितना बेहतर कल्पना कीजिएगा उतना ही बेहतर समझिएगा। मैं बता रहा था जलवायु में मैंने बताया कि जलवायु किसी क्षेत्र विशेष में वायुमंडल की नमी और ताप पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा। अब बात आ गई भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय कैसे है, और उष्णकटिबंधीय जलवायु ही मत कहिए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। अब इसमें पहला चीज आता है उष्णकटिबंधीय। अब ये उष्णकटिबंधीय क्या है? पहला चीज आता है उष्णकटिबंधीय। ये उष्णकटिबंधीय क्या है? उसके बाद देखेंगे क्या, मानसून के बारे में देखें। तो पहले देखिए उष्णकटिबंधीय। भारत में अगर देखें तो जलवायु का निर्धारण, देखिए किसी भी क्षेत्र में जलवायु का जो निर्धारण होता है, पहले ही बोल दिए हैं कि वहां के वायुमंडल में नमी और आर्द्रता पर निर्भर करता है। सपोज आप जरा सोचिए, अगर ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा सूर्य कर्क और मकर के बीच हमेशा इसकी स्थिति बनी रहती है। कर्क और मकर के बीच सूर्य की स्थिति बनी रहती है, इसी के बीच रहता है। तो सीधा सा बात है, जो भी मान लेते हैं सूर्य अगर दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडा पड़ रहा होगा, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडा पड़ रहा होगा। यानी जहां ताप, जैसे मानते हैं विषुवत रेखा पर सालों भर सूर्य लगभग सीधा चमकता है, तो यहां क्या होती है ना कि गर्मी तो भयंकर पड़ती है। सूर्य सीधा चमक रहा है तो गर्मी तो पड़ेगी, वायुमंडल गर्म होगा और यहाँ निम्न वायुदाब बने रहे, क्योंकि जब वायुमंडल गर्म होगा तो यहाँ पर निम्न वायुदाब बना रहेगा, जिसके चलते यहां हमेशा वर्षा होती है। दोपहर के बाद हमेशा विषुवत रेखा पर वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सूर्य की जो स्थिति है, वो जहां पर सूर्य सीधा चमकेगा वहां गर्मी पड़ेगी, वहां ताप अधिक रहेगा। वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होगी। वाष्पीकरण जब तेजी से होगा तो क्या होगा कि वायुमंडल में नमी होगी, और नमी के चलते फिर वहां वर्षा होगी। तो एक बात जरा सोचिए, उष्णकटिबंधीय जो मान लेते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, ये विषुवत रेखा और ये कर्क और मकर के बीच के हिस्से जो हैं, इसमें से कर्क से जो नीचे के हिस्से हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा आपको पता है कि भारत के बीचों बीच गुजरती है, तो कर्क रेखा से नीचे का हिस्सा उष्णकटिबंध में शामिल होगा, जबकि कर्क से ऊपर का हिस्सा शीतोष्णकटिबंध में शामिल होगा। ध्यान रखिएगा। हम ये बताएं कि ये आपका कर्क रेखा है, नीचे में आपका विषुवत रेखा, तो विषुवत और कर्क के बीच ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बना हुआ है। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कर्क रेखा से नीचे है, कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय है। लेकिन जो इधर जो क्षेत्र है साइबेरिया का मैदान, इधर जो ध्रुव का क्षेत्र है, ऊपर में ध्रुव वाला क्षेत्र है, तो जो साइबेरिया का मैदान है उधर से चलने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय रोक देता है, और हिमालय भारत में प्रवेश नहीं होने देता, जिसके चलते भारत में वास्तविक ठंड नहीं पड़ती है। ध्यान रखिएगा, साइबेरिया से चलने वाली हवाओं को हिमालय रोक देता है, जिससे साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश नहीं कर पाती, जिसके चलते पूरे उत्तर भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रभाव में रहता है। अर्थात उत्तर भारत में वास्तविक ठंड पड़ती नहीं है, यानी इधर से चलने वाली हवाओं को कौन रोक रहा है, हिमालय रोक रहा है। इसका मतलब है कि भारत में कर्क रेखा
जलवायु विभाजक का कार्य नहीं करती, बल्कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में कर्क रेखा जलवायु विभाजक का कार्य नहीं करती, बल्कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय जलवायु विभाजक का कार्य करता है। अब देखिए, ये तो आप समझ गए कि हिमालय क्यों जलवायु विभाजक का, क्योंकि ध्रुवीय जो पौने हैं, जो ध्रुव से चलने वाली जो पौने हैं, वो उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश नहीं कर पा रही। किसके कारण? हिमालय के कारण, क्योंकि उत्तर में हिमालय उसको रोक देता है पौनों को, इसीलिए प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए उत्तर भारत के मैदानों में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है, वास्तविक ठंड नहीं पड़ती है। इसीलिए हम बोले कि यहां वास्तविक शीत ऋतु का मौसम नहीं आता है। अब देखिए, ये सीधा सा बात है, ये स्पष्ट हो गया कि भारत में कर्क रेखा जलवायु विभाजक का काम नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? हिमालय कर रहा है, जिसके चलते ठंडी हवाएं उत्तर भारत के मैदान में नहीं आ रही हैं। इसी के चलते उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का प्रभाव पूरे भारत में बना रहता है। पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रभाव में आ जाता है। अब देखिए, जब पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के प्रभाव में आ जाता है, तो ये अब स्पष्ट हो गया कि यहां हवाएं जो हैं, हवाओं का जो प्रवाह है, गर्म हवाएं, वो पूरे भारत में चल रही है, यहां ठंडे के प्रभाव में नहीं है। तो यहां गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे कि यहां उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम यह स्पष्ट कह सकते हैं कि भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला राष्ट्र है। भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला राष्ट्र है। अब देखिए, अब आ गया कि उष्णकटिबंधीय तो समझ गए कि भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय है, लेकिन एक चीज और जुड़ा हुआ है, मानसूनी। तो भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला राष्ट्र है। उष्णकटिबंधीय तो समझ गए कि उष्णकटिबंधीय कैसे है, इसलिए है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और ध्रुवों से चलने वाली ध्रुवीय पौने भारत में प्रवेश नहीं करती। हिमालय अवरोधक की भूमिका निभाता है, जिसके चलते उत्तर भारत में वास्तविक ठंड नहीं पड़ती और पूरा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के चपेट में आ जाता है। अतः भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला राष्ट्र है। प्रत्येक चीजों को नोट करते जाइएगा। उसके बाद आ जाइए अब मानसूनी। देखिए, मानसून जो शब्द है, मानसून शब्द है, वो लैटिन भाषा के मौसम शब्द से निर्मित है। मौसम, मानसून का अर्थ है मौसम। अब देखिए, मानसून का अर्थ मौसम से है। ये लैटिन नहीं, अरबी भाषा है जी, ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम यहां क्या है? ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं के दिशा में विपरीत परिवर्तन है। यहां मानसून का तात्पर्य ऋतु परिवर्तन के साथ, नोट कीजिए, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन क्या है? मानसून है। ध्यान रखिएगा, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में विपरीत परिवर्तन ही मानसून है। मानसून कुछ नहीं, क्या है कि ये पौने हैं, हवाएं हैं, पौने हैं, जिसका प्रभाव होता है और जैसे ऋतु में परिवर्तन होता है उसके साथ ही हवाओं की दिशा भी बदल जाती है और वही परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। तो भारत में ऐसे दो तरह की मानसूनी पौने चलती हैं। पहले इस चीज को आप समझ गए कि भारतीय जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला राष्ट्र है। भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला राष्ट्र है। कैसे है, मैंने ये बता दिया। अब देखिए, मैं ये बताया कि ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन। देखिए, जैसे मान लेते हैं एक शीत ऋतु
और दूसरा ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में क्या है कि शीत ऋतु में सूर्य क्या है, सूर्य दक्षिणायन है, यानी मकर रेखा की ओर है। भारत में जब शीत ऋतु है तब सूर्य क्या है, दक्षिणायन है, अर्थात मकर रेखा की ओर है। शीत ऋतु में ये पवनें प्रवाहित होती हैं, यानी ये आपका हो गया उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पवनें प्रवाहित होती हैं। वहीं ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं प्रवाहित होती हैं। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं प्रवाहित होती हैं, यानी भारत में दो तरह की मानसूनी पवनें पाई जाती हैं। भारत में, नोट कीजिए, भारत में दो तरह की मानसूनी पवनें पाई जाती हैं। कौन कौन? पहला बोले हम उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन, और दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, दो तरह की भारत में मानसूनी पवनें चल रही हैं। पहला उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन और दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। अब देखिए, जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन है वो क्या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होंगी। नोट करते जाइएगा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होंगी, जबकि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होंगी। ये क्लियर हो गया। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन शीत ऋतु में चलने वाली मानसूनी पवन है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन शीत ऋतु में चलने वाली मानसूनी पवन है। दक्षिणी पश्चिमी में लिखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली मानसूनी पवन है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन है वो मुख्यतः स्थल खंड से, देखिए ये स्थल खंड से प्रवाहित हो रहा है। तो स्थल खंड से जब प्रवाहित होगा, जब स्थल के ऊपर से प्रवाहित होगा तो क्या होगा, इसमें नमी नहीं होगी। जब नमी नहीं होगी तो यह वर्षा नहीं कराएगी। यानी उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन स्थल खंड से प्रवाहित होती है, जिसके चलते इन हवाओं में नमी नहीं होती, जिसके चलते ये पवनें वर्षा नहीं कराती हैं। लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की वो शाखा जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती है, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जो आ रही है, वो बंगाल की खाड़ी से नमी को ग्रहण कर लेती है और नमी ग्रहण करके आती हैं और कोरोमंडल, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराती हैं और यहां पर वर्षा करती हैं। ध्यान रखिएगा, पहला चीज इसमें ध्यान रखिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। कब प्रवाहित हो रही है? शीत ऋतु में। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन स्थल खंड से होकर प्रवाहित होती हैं, जिसके चलते इन पवनों में नमी नहीं पाई जाती, जिसके चलते ये पवनें वर्षा नहीं कराती हैं। लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन की वो शाखा जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती हैं, जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती हैं, वो बंगाल की खाड़ी से नमी को ग्रहण कर लेती हैं तथा वो पूर्वी घाट पर्वत में कोरोमंडल तट से टकराकर, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराकर वर्षा कराती हैं। ये पवनें पूरे भारत में वर्षा नहीं कराती, ये सिर्फ तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती हैं। अब देखिए दूसरा चीज, कब है? शीत ऋतु में ये वर्षा हो रही है, ये पवनें शीत ऋतु में चल रही है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन आई है।
दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। पहला, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये पवने दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने ग्रीष्म ऋतु में, ये ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली मानसूनी पवने हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली मानसूनी पवने हैं। जल्दी इसको नोट करते जाइएगा। अब देखिए कहां चल रहा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हो रहा है। ये पवने अरब सागर से, हिंद महासागर के क्षेत्रों से नमी ग्रहण कर लेती हैं। जब ये चलती हैं तो हिंद महासागर के क्षेत्रों से नमी ग्रहण करे, क्योंकि इधर महासागरीय क्षेत्र है तो नमी ग्रहण कर लेती हैं, जिसके चलते ये पवने भारत के 90% हिस्सों में वर्षा कराती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। यह ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होने वाली मानसूनी पवने हैं। ये समुद्री क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती हैं, जिसके चलते ये हिंद महासागरीय क्षेत्रों से नमी को ग्रहण कर लेती है, भरपूर नमी ग्रहण कर लेती हैं। और ये पवने पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर वर्षा कराती हैं। उसके बाद पूरे भारत में वर्षा कराती हैं। लगभग भारत के 90% हिस्सों में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने करती हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे भारत में वर्षा। वीडियो को मैं थोड़ा सा छोटा छोटा मैं इसको बना रहा हूं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आप प्रत्येक चीजों को मैं आपको बताते जाऊंगा। अब देखिए, इसमें अब बात आएगी भारत में वर्षा। भारत में वर्षा कब होती है? तो भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है। ध्यान रखिएगा, भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है। अब 2 ऋतुएं ही हैं, पहला है ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। 2 ऋतु है, दोनों ऋतु में वर्षा होती है। अब देखिए कब कहां वर्षा होती है। हेडिंग डालिए भारत में वर्षा। भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है। पहला ग्रीष्म और दूसरा शीत ऋतु। पहला शीत ऋतु आप आइए, और दूसरा आ जाए ग्रीष्म ऋतु। भारत में वर्षा 2 ऋतुओं में होती है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अब पहले ही हम बता दिए कि शीत ऋतु में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा होती है, और यह सिर्फ भारत के तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट से टकराकर केवल वर्षा करती हैं। लेकिन शीत ऋतु में वर्षा सिर्फ उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से ही नहीं होती, बल्कि पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु में पूर्व पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में वर्षा कराती है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, शीत ऋतु में वर्षा 2 कारणों से, लिखिएगा, शीत ऋतु में वर्षा 2 कारणों से। पहला पश्चिमी विक्षोभ, पहला है पश्चिमी विक्षोभ, और दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ और दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने वर्षा कराती हैं। दो ऋतुओं में भारत में वर्षा होती है। शीत ऋतु में 2 कारणों से वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से, जबकि ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन से वर्षा होती है। यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हम पहले थोड़ा थोड़ा इसको समझ विकसित करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, पहले पश्चिमी विक्षोभ को देखते हैं। देखिए, सालों भर भारत के ऊपर मतलब उत्तर के हिस्सों में जेट पवनें चलती हैं, पछुआ जेट पवनें चलती हैं,
जो पश्चिम से पूरब की ओर पछुआ जेट पवनें चलती हैं। ये जेट पवन क्या है पहले समझ लीजिए। हमारे वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल का जो ऊपरी सतह लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र गति से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह पर तीव्र गति से पवनों का प्रवाह होता है, तेजी से पवनों का प्रवाह होता है। उस पवनों को हम जेट पवनें कहते हैं, जेट पवन कहते हैं। ये जेट पवनें भारत के ऊपरी हिस्से में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। इसी कारण इसको पछुआ जेट कहा जाता है। यानी भारत के ऊपर सालों भर पछुआ जेट पवनें चलती हैं, लेकिन जब ठंडे का मौसम आता है तो पछुआ जेट पवनें नीचे की ओर खिसक जाती हैं। यानी पहले हमेशा ऊपर चल रही हैं, लेकिन अब क्या हुआ, इधर ऊपर चल रही हैं लेकिन अब नीचे की ओर खिसकती हैं। ये पछुआ जेट नीचे की ओर खिसकती हैं और इसी समय शीत ऋतु में यूरोप में भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होता है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर, यूरोप के भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होता है। शीतोष्ण चक्रवात पछुआ जेट पवनों की मदद से भारत पूरा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होता है। पश्चिमी विक्षोभ यूरोप में भूमध्य सागर के ऊपर वो निर्मित होता है। अब यहां से निर्मित ये चक्रवात पछुआ जेट पवनों की मदद से पश्चिम से पूरब की ओर चल देता है। जब ये आता है तो इसके रास्ते में यहां हिमालय पर्वत पड़ता है और जब इधर से आ रहा है तो भूमध्य सागर से, कैस्पियन सागर से ये नमी को लेकर आता है। ये चक्रवात इस नमी को ग्रहण करके लेकर आता है और यहां जब आएगा तो ये हिमालय बीच में पड़ेगा रास्ते में, तो ये टकरा करके दो भागों में बढ़ जाता है। एक उत्तरी पछुआ जेट पवनें, ऊपरी पछुआ जेट पवनें, और एक निम्न पछुआ जेट पवनें या दक्षिणी पछुआ जेट पवनें। तो जो दक्षिणी पछुआ जेट पवनें हैं वो भारत में प्रवेश कर जाती हैं और भारत में प्रवेश करके इन पहाड़ी राज्यों से टकराकर, पहाड़ी क्षेत्रों से टकरा करके इन पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी कराती हैं। जबकि इसके मैदानी इलाकों में जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में जल की बूंदों के रूप में वर्षा होता है। जबकि पहाड़ी राज्यों में जैसे कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है, बर्फ के रूप में ये गिरता है। अब देखिए ये शीत ऋतु में तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है, एक शीतोष्ण चक्रवात है जो यूरोप में भूमध्य सागर के ऊपर निर्मित होता है और पछुआ जेट पवनों की मदद से वो भारत की ओर आता है। हिमालय से टकराने के बाद यहां दो भागों में विभाजित होकर दो शाखाओं में बढ़ जाता है। इस पश्चिमी विक्षोभ की जो दक्षिणी शाखा है वो भारत में पहाड़ी राज्यों में टकरा करके बर्फबारी कराता है, जबकि मैदानी राज्यों में जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों में ये जल की बूंदों के रूप में वर्षा कराता है। तो शीत ऋतु में दो कारणों से वर्षा हुई, एक आपको पश्चिमी विक्षोभ से अर्थात पछुआ जेट पवनों की मदद से, जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी मदद से, तो पश्चिमी विक्षोभ की मदद से शीत ऋतु में वर्षा हुई। और दूसरी वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, इसकी वह शाखा जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित हो रही है, ये बंगाल की खाड़ी से नमी को ग्रहण कर लेती हैं और ये नमी लाकर के कहां छोड़ती हैं, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर छोड़ देती हैं, जिससे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अब देखिए दूसरा ऋतु आ जाए ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें वर्षा कराती हैं। अब देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें ये मुख्य रूप से 1 जून से 15 सितंबर तक, दक्षिणी पश्चिमी 1 जून से 15 सितंबर तक वर्षा कराती हैं। ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें 20 दिसंबर से मार्च तक, 20 दिसंबर से मार्च तक वर्षा
पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों से होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में 1 जून से 15 सितंबर तक दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें भारत के 90% हिस्सों में वर्षा कराती हैं। मैं पहले ही बताया 1 जून को, जैसे 1 जून को सबसे पहले ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें आकर के ये केरल का मलाबार तट है, मलाबार तट पर टकराती हैं। 1 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें आकर मलाबार तट से टकराती हैं। ये महासागरीय क्षेत्रों से आ रही हैं, जिसके चलते इन पवनों में अच्छी खासी नमी होती है और ये मलाबार तट से टकराकर यहां वर्षा कराती हैं। जिसके बाद ये आगे बढ़कर के पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में 22 जुलाई तक फैल जाता है। ये पौने पूरे भारत में फैल जाता है 22 जुलाई तक, यानी 22 जुलाई तक पूरे भारत में मानसून सक्रिय हो जाता है। उसके बाद फिर ये मानसूनी पवनें लौटने लगती हैं, कमजोर पड़ने लगती हैं और ये 15 सितंबर तक जाते जाते ये पवनें भारत को धीरे धीरे छोड़ करके बाहर निकल आती हैं। ध्यान रखिएगा। और जैसे ये बाहर निकलेंगी वैसे उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें सक्रिय हो जाती है। अब देखिए, इसमें आप लोग देखिए कि वर्षा की 2 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु में 2 कारणों से वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। यह 20 दिसंबर से मार्च तक की वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में भारत के 90% हिस्सों में वर्षा होती है। यह 1 जून से 15 सितंबर के बीच होती है और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें पूरे भारत के 90% हिस्सों में वर्षा कराती है, जबकि शीत ऋतु में वर्षा सिर्फ पश्चिमोत्तर भारत और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर ही शीत ऋतु में वर्षा होती है। अब एक एक करके हम पश्चिमी विक्षोभ पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन पढ़ेंगे और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन पढ़ेंगे हम लोग। अभी आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आप लोगों से हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।